मौजूद हूँ मैं फिर आपके साथ इस बार फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज लेंथ 2320 मीटर्स कनेक्टिंग बेत द्वारका एंड ओखा, इनोग्रेटेड बाय द पीएम। उसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। हमारी कंट्री का जो सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है कहाँ पे है? गुजरात में। और उसका नाम क्या रखा है? सुदर्शन सेतु। इसका पहले नाम रखा था सिग्नेचर ब्रिज, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा सिग्नेचर ब्रिज को। तो इसी के तौर पे ये केबल स्टेड ब्रिज है, यानी केबल की सपोर्ट से ये बना हुआ ब्रिज है। और ये इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। आपने ऐसा ब्रिज दिल्ली में भी देखा होगा जिसका नाम सिग्नेचर ब्रिज है, लेकिन उसकी लेंथ इसके कंपेरिजन में बहुत छोटी है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, 2320 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2023 की रिपोर्ट है, फरवरी 2024 में आई है। और उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। याद रखना आपको कि ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो एक ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये जो फेरी है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसने बनाया है। ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन पावर्ड है। ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो क्लीन एंड रिन्यूएबल फ्यूल है। तो और आपको पता भी है कि हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो हम इसका यूज़ करके क्लीन एंड रिन्यूएबल फ्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? इंडिजिनियसली बिल्ट है। और ये किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है। और ये किस पोर्ट पे बनाया गया है? इस पोर्ट का नाम है द वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु का है। तो इट बिकम्स द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये बनाया किसने है, जो ये फेरी है, फेरी बोट बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और किस पोर्ट में है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक कैंपेन लॉन्च किया है। और उसका पर्पस क्या है? टू एनकरेज यंग वोटर्स, या कह लगे टू एनकरेज द फर्स्ट टाइम वोटर्स टू पार्टिसिपेट एंड वोट फॉर द कंट्री। और उस कैंपेन का नाम क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए। तो इस कैंपेन का नाम आपको याद रखना है, मेरा पहला वोट देश के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो सैंड आर्टिस्ट हैं हमारी कंट्री के, सुदर्शन पटनायक जी, इन्होंने सैंड पे काफ़ी अच्छा ही बनाया है। इस पर लिखा है मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका एम क्या था? इट वॉज एम्ड एट एम्पावरिंग द पर्सनस विद डिसेबिलिटी। ठीक है। तो पर्पल फेस्ट सबसे पहले तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इन दिल्ली एट अमृत उद्यान। और इसका पर्पस आपको याद रखना है, इट वॉज एम्ड एट एम्पावरिंग पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्पेशल ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम त्रिपुरा टू अयोध्या। तो एक नई ट्रेन स्टार्ट की गई है त्रिपुरा से अयोध्या। उसका नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम है आस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक इंडिया को कितना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है? 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडियाज़ टारगेट फॉर जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 इज़ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। द ऑर्गेनाइजेशंस विच जॉइंटली लॉन्च्ड अ नेशन वाइड प्रोग्राम टू हेल्प स्टूडेंट्स मैनेज एग्जाम स्ट्रेस। तो जो एग्ज़ाम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन? एक है NCPCR और दूसरी है मेटा। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और दूसरा है मेटा। तो विच टू ऑर्गेनाइजेशंस केम टुगेदर? दे आर NCPCR एंड द मेटा, एंड दे jointly launched a nationwide program with the purpose of helping students to manage the exam stress। तो दो चीज़ याद रखनी है आपको। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है? NCPCR और मेटा। और उसका पर्पस क्या था? टू मैनेज एग्ज़ाम स्ट्रेस। अब संगीत नाटक अकेडमी ने अपना एक रीजनल सेंटर खोला है। रीजनल सेंटर में कहाँ पे खोला है? हैदराबाद में खोला है। ठीक है। उसका नाम क्या रखा है? द दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। और ये किसका रीजनल सेंटर है? संगीत नाटक अकेडमी का। और इसका पर्पस क्या है? इट्स
envisaged to promote research and documentation of music, folk and tribal arts, theatre and puppetry। तो इनमें रिसर्च को प्रमोट करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है इनका, किसका, म्यूज़िक, फोक, ट्राइबल आर्ट्स, थिएटर और पपेट्री का। तो संगीत नाटक अकेडमी ने अपना रीजनल सेंटर कहाँ पे सेटअप किया, हैदराबाद में, और इसका नाम रखा है द दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट है BPCL का एक नया इनिशिएटिव आया है और इस इनिशिएटिव का नाम है प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव। ठीक है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ LPG गैस सिलेंडर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जब BPCL जो अपने सिलेंडर्स जो डिलीवरी करेगा तो उन पे क्या है कि उस सिलेंडर्स में हर एक में एक QR कोड होगा, और QR कोड में आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे कोई स्कैन करेगा, प्योर फॉर श्योर करके एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करने पे उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, दोनों के बारे में एट द टाइम ऑफ फिलिंग द सिलेंडर्स वो चीज़ें मौजूद रहेगी कि अच्छा भरते टाइम ये सारी चीज़ें थी, उसमें उसकी क्वालिटी इतनी थी, क्वांटिटी इतनी थी, और उसके बाद जब आप स्कैन करने के बाद जब एक बार आप उस पर वेरीफाई करोगे और सिग्नेचर करोगे तभी उसकी डिलीवरी होगी। तो ये कंट्री में नेशन वाइड ये फर्स्ट ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें डिलीवरी ऑफ गैस सिलेंडर्स को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। वो किसने लिया है, BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखनी है अपना, एक तो प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव किसने किया है, BPCL ने, और उसका एम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और एक रिपोर्ट, उस पोर्टल का और रिपोर्ट का क्या नाम है, ग्रो। ठीक है, ग्रो क्या है, ग्रीनिंग इंडियाज़ वेस्टलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जो भी हमारा वेस्टलैंड्स है उनको ग्रीन करने के पर्पज़ से कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एक रिपोर्ट और एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रो। ग्रो की फुल फॉर्म है ग्रीनिंग इंडियाज़ वेस्टलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री आपको पता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको ट्रीज़ वगैरह भी लगा देने हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये पूछ सकते हैं कि जो ग्रो रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश की है, तो नीति आयोग ने, या फिर ग्रो पोर्टल किसने लॉन्च किया है, वो नीति आयोग ने। आपको हो सकता है क्वेश्चंस में आपको 4 बड़ी बड़ी बॉडीज़ के नाम दे दें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो सकती है उनमें से एक, आपको कौन सा लगाना है, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और ग्रो पोर्टल लॉन्च किया है। घाना के पार्लियामेंट ने एक अभी कंट्रोवर्शियल एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया है, और जिसकी वजह से इट हैज़ फ्लेक्ड इंटरनेशनल कंडमनेशन। तो जो भी इंटरनेशनल में जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको बहुत कंडम किया है, क्योंकि घाना की जो पार्लियामेंट है उन्होंने कंट्रोवर्शियल एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया है, या आप उसको एंटी LGBTQ बिल पास किया है। ठीक है, घाना कहाँ पे है, और घाना ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, एक्रा। ये घाना एक्रा जो है लार्जेस्ट सिटी भी है, लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिशन एस्पाइड्स। मिशन एस्पाइड्स में क्या है कि बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, और इसमें आपको पता होगा कि जब ये इजराइल और जो पैलेस्टाइन के बीच में एक तरह से एक वॉर चल रहा है, तो इसमें जो यमन है, यमन के हौती रेबल्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी यहाँ से जो ये रेड सी से जितने भी जो कार्गो शिप्स वगैरह जा रही है, तो ये इसको जो यमन के हौती रेबल्स हैं इन पर अटैक कर रहे हैं। तो इस अटैक को बेसिकली डिफेंड करने के लिए एक डिफेंसिव मैरीटाइम ये इनिशिएटिव है। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने इसको एक नेवल मिशन चलाया, उसका नाम क्या है, मिशन एस्पाइड्स। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मिशन एस्पाइड्स वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट वाज इट्स पर्पस, तो यह था क्या, तो इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट्स अ नेवल मिशन टू प्रोटेक्ट कार्गो शिप्स इन द रेड सी फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम द येमेन्स हौती रेबल्स। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसमें तो 2-3 चीज़ें और याद रखिए। जैसे आपको ये बाब एल मंडब याद रखना है, बाब एल मंडब कनेक्ट्स रेड सी विद ऑफ गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, और जैसे आप इसमें देखेंगे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है बेसिकली इट्स अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स 2 लार्ज वाटर बॉडीज़। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज याद रखना है, इट कनेक्ट्स विद 2 लार्ज वाटर बॉडीज़, दिस इज़ पर्शियन गल्फ एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आपको याद रखना है, बाब एल मंडब आपको याद रखना है। बाब एल मंडब किसको कनेक्ट करता है, ये रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को, और जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभी जो जापान का प्राइम मिनिस्टर है किशिदा जी ने, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करी है, और उस कॉन्फ्रेंस का क्या है, जापान यूक्रेन कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकन्स्ट्रक्शन। तो आपको पता है कि अभी यूक्रेन एक वॉर टॉर्न कंट्री है, तो उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी है, वो किसने करी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने।
तो ये पूछ सकते हैं कि विच कंट्री हेल्ड द कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। तो सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम जापान। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल दैट विल इंस्टीट्यूट अ राइट टू डिस्कनेक्ट। आपको याद रखना है कि राइट टू डिस्कनेक्ट एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो जो राइट टू डिस्कनेक्ट है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस कराया है अपने पार्लियामेंट में, और उसका पर्पस क्या है? पर्पस देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसका पर्पस है टू रेगुलेट वेदर बॉसेस कैन कॉन्टैक्ट वर्कर्स बियॉन्ड देयर वर्किंग आवर्स थ्रू कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी कॉर्पोरेट्स वगैरह में काम करते हैं, तो जो बॉस है वो ऑफिस से आने के बाद भी व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल्स पे या मैसेजेस पे फिर कुछ ना कुछ काम रह देता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो उसके बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बिल इंट्रोड्यूस किया है, और इसका क्या है, इस बिल का राइट टू डिस्कनेक्ट, जिसकी वजह से कि वो ये इसमें एक भी बेसिकली एक तरह से प्रोविजन होगा बॉसेस पे कि अगर एक बार आप ऑफिस के बाद घर आ गए तो फिर आपको कोई काम अलॉट नहीं किया जाएगा। जो भी आप काम करेंगे यू विल बी डूइंग इट वाइल यू आर इन ऑफिस, एंड वंस यू लीव द ऑफिस देयर विल बी नो ऑफिस वर्क एंड यू विल एंजॉय योर पर्सनल लाइफ। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। तो आपको याद रखना है। और आप कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपके ओपिनियन क्या है कि क्या ऐसा सेम सिमिलर टाइप का बिल है वो हमारी कंट्री में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी आपको नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये हुई थी दुबई में, और दुबई में हुई है तो एक कंट्री ने उसमें ना इट हैज़ इंक्ड एग्रीमेंट्स कि भाई इट विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। तो कौन सी कंट्री ने क्या है? इट हैज़ इंक्ड एग्रीमेंट्स दैट इट वुड बी लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। और ये कंट्री कौन सी है? यूएई ने। तो आपको याद रखना आसान रहेगा क्योंकि ये दुबई में हुई है। ठीक है। तो कौन ऐसी इनिशिएटिव्स कौन सा कंट्री लेगा? जो होस्ट कंट्री होगा उसे वही लेगा। तो यूएई ने कहा है कि इट विल बी लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विसेज। ठीक है। तो और ये अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा कदम होगा वहाँ की कंट्री के लिए। ठीक है। तो ये काफ़ी एक तरह से अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट है। और आज हमारा लास्ट है जो कि रियो डी जेनेरियो है। आपको पता है ब्राज़ील की कैपिटल है। वहाँ उन्होंने एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, एंड ड्यू टू विच डिजीज़? ड्यू टू डेंगू। तो दो चीज़ याद रखनी है कि कौन सी कंट्री ने क्या है। तो ब्राज़ील ने क्या है, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी, और किस वजह की डिजीज़ की वजह से क्या है? डेंगू की वजह से। हमें लगता है कि मलेरिया सिर्फ हमारी कंट्री में ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी रियो डी जेनेरियो ने हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर करी है ड्यू टू दिस डिजीज़ डेंगू। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो फरवरी 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।